हेलो फ्रेंड्स, सब सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सचर 24 में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं 111 बैच से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी का जो भी आपके मन में जो कन्फ्यूज़न और जो डाउट क्रिएट हुए हैं ना 111 बैच से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। देखिए, आप सभी के अंदर बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न है कि सर हम ओल्ड से नए वाले पोर्टल पे जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर बदल जा रहा है। तो इन सब ऐसी चीज़ों पे, और हम लोग 2 लिस्ट जारी हुई है पोर्टल के ऊपर, दोनों लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, तो हम क्या करें, और जिनका लिस्ट में नाम है उन्हें क्या करना है। ये सारी चीज़ें के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ और भी कई चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, क्या पता उनके अभी कुछ डाउट हो तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। पर इसके लिए क्या करना होगा, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और मेरे जो भी मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताने वाला हूँ वो चीज़ों को आपको करना है। और दूसरी चीज़, आपको अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात भी करनी पड़ेगी। जो चीज़ें मैं बताऊँगा कैसे बात करना है और कब बात करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ बताऊँगा, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और जहाँ भी दिक्कत हो ना तो सीधा आप जाकर एस्टेब्लिशमेंट को बताइएगा अपनी बात है, ठीक है। तो वहीं से आपका, अगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं सुन रहा तो डीजीटी को जाके बताइएगा, जो भी आपका स्टेट का या आपका जो एरिया का जो सबसे नियरेस्ट डीजीटी ऑफिस होता है अप्रेंटिस का और एआईटीटी का, तो वहाँ पे जाके आपको मिलना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो डिस्कस करने वाला हूँ वो वही क्वेश्चन है जो आप मुझे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप जो करते हैं वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चन को मैंने कॉमन एक कंपाइल कर दिया और क्या क्या क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ध्यान से। तो देखिए इसमें कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो एक बात बता दूं आपको, जिन बच्चों का अप्रेंटिस 15/4/2021 से पहले पूरा हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो वही ही सिर्फ बच्चे एलिजिबल हैं 111 बैच में पेपर देने के लिए। अगर आप मान के चलिए, यानी आपका जो अप्रैल में ना होके जून या जुलाई में आपका अप्रेंटिस पूरा हुआ होगा, तो आप इस पेपर को नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आप किस में देंगे, 112 में, ठीक है। आप एक ध्यान सुन लीजिएगा, अगर 15 अप्रैल से पहले अगर आपका अप्रेंटिस पूरा हो गया है तो आप 111 में दोगे, अगर 15 अप्रैल से बाद पूरा हुआ है तो आप दोगे 112 बैच में, ठीक है। ये तो पता चल गया, एलिजिबिलिटी की बात होगी। अब हम बात करते हैं कि सेशनल मार्क्स और आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने बताया था और वीडियो भी बनाई इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम देने के लिए। आपका जो 111 बैच का एग्ज़ाम देने के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपको सेशनल मार्क्स और प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड करवाना पड़ेगा। अगर आपने सेशनल मार्क्स और प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड नहीं करवाए हैं तो आप भूल जाइए, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है। आप पेपर नहीं दे पाओगे, तो ठीक है। तो आपको सेशन मार्क्स और प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड करवाना है किसी भी हालत में। कहाँ से अपलोड होंगे, आपके एस्टेब्लिशमेंट से, जहाँ पर आप जिस कंपनी में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने अप्रेंटिस किया है वहीं पर जाके आपका मार्क्स अपलोड होने वाला है, वहीं से अपलोड होगा, ठीक है। और कोई अपलोड नहीं कर सकता है। बाकी अपलोड हो जाएगा, तो कैसे आप चेक करेंगे वो चीज़ें मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, क्योंकि इस वीडियो में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बतानी है मुझे। दूसरी चीज़, अगर हम बताएं कि सेशन मार्क्स का टाइम कब तक है, तो 6 अगस्त तक टाइम दिया गया है। वैसे 23 जुलाई तक था, तो इसे 6 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। लगभग 35 दिन तक का टाइम दिया गया आप लोगों को। तो 35 दिन के अंदर आपको जल्द से जल्द अपने प्रैक्टिकल के मार्क्स और सेशन मार्क्स अपलोड करवाना है। यानी 6 अगस्त लास्ट डेट है, तो 6 अगस्त तक पहले प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड करवा दीजिएगा। अब हम अगर बात करें कि 108, 109 और 110 में जो बच्चे फेल हो गए थे उनका क्या करना है। देखिए, 110 में जो फेल हुए हैं और 108, 109 में, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट और इनका जो प्रोफाइल था वो पुराने पोर्टल पे था, यानी ओल्ड वाले पे थे, ठीक है। तो उन्हें क्या करना है, नए वाले पे माइग्रेट करना है। नए वाले पे आपको माइग्रेट करना पड़ेगा। और माइग्रेट करते समय आप देखेंगे कि आपका जो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बदल के नया रजिस्ट्रेशन नंबर आ जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पुराना जो पोर्टल था विप्रो का था और नया वाला पोर्टल आईबीएम का है। तो दोनों कंपनी अलग अलग, बस इतना समझ के चलिए, दोनों कंपनी अलग अलग है, तो दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर आपका अलग अलग होगा। अब आपको नया रजिस्ट्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर जो आपको जो नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवाना पड़ेगा। और जब कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवाएंगे और करवाने के बाद उसके बाद आपको दोबारा से आपको सेशन मार्क्स अपलोड करवाना पड़ेगा, ठीक है। और आप देखेंगे पुराने से जब नए पे पोर्टल पे आने में क्या होता है कि जो आपका ज्वाइनिंग डेट होता है वो चेंज हो जाता है। जब आप पुराना जो आपका ज्वाइनिंग डेट था, मान के चलिए अगर आप अप्रेंटिस पूरी कर चुके थे जनवरी यानी 2019 में या 2020 में पूरा कर चुके हैं, जब आप नए वाले पोर्टल पे आते हैं और जब कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है तो इसमें जो ज्वाइनिंग डेट दी जाती है वो 2022 दी जाती है। तो इसमें तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप फिर 111 का पेपर नहीं दे पाए, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 15/4 से भी पहले होना चाहिए अप्रेंटिस। तो इसके लिए आपको क्या करना है,
इसके लिए मैं एसओपी बनता है, ठीक है, एसओपी बनेगा। एसओपी कैसे बनेगा वो भी बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि सारे स्टेप जो है आपस में लिंक है, इसीलिए एसओपी का लास्ट में मैंने सेक्शन रखा, लास्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो भी माइग्रेट हुए हैं पुराने से नए वाले पे, उन सभी को एसओपी बनाना पड़ेगा। वो अभी देखिएगा कैसे बनाते हैं एसओपी। पहले हम आगे की बातें कर लेते हैं। देखिए, कैंडिडेट्स नॉट अपीयर्ड इन AITT एनी एग्ज़ाम। अगर आप दोनों लिस्ट आप चेक कीजिएगा, 2 लिस्ट जारी हुई हैं विप्रो पोर्टल पे और IBM पोर्टल पे, दोनों लिस्ट हैं। दोनों लिस्ट डाउनलोड करके आप दोनों लिस्ट में चेक कीजिए कि आपका नाम है कि नहीं है। अगर आप दोनों लिस्ट में, जो पुराने बच्चे हैं ओल्ड पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, वो दोनों चेक कीजिएगा दोनों लिस्टों में कि दोनों लिस्टों में आपका नाम है कि नहीं। अगर दोनों लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा IBM पोर्टल पे अपना प्रोफाइल माइग्रेट करते समय रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज होगा, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दोबारा से आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कराना पड़ेगा और सेशन मार्क्स और प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड करवाना पड़ेगा। जैसे आपने पहले करवाया था सेम वही प्रोसेस करना पड़ेगा। बहुत लफड़े वाला काम है और दोबारा से वही चीज़ें करानी पड़ेंगी, ठीक है, बट आपको करवाना तो पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम देना है। इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कैसे आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स से और आपका दोबारा से रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और दोबारा माइग्रेट कैसे करेंगे, तो सारी चीज़ें बताई गई है मैंने वीडियो में, तो आप मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हो। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, यहाँ पर यही बताई गई कि अगर आपका पहले राउंड में आप एब्सेंट थे तो आपका लिस्ट में नाम होना चाहिए, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। दूसरे होंगे वो बच्चे जो उन्होंने दोबारा से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था। जब दोबारा रजिस्ट्रेशन हुआ था आपका मार्च में और अक्टूबर में 2020 में, तो उस टाइम पे दोबारा से रजिस्ट्रेशन जब हो रहा था, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपका लिस्ट में नाम होगा, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपका दोनों लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको माइग्रेट करना पड़ेगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपका और बहुत लोगों का ये डाउट है कि हमें भी माइग्रेट करना है, तो हाँ भैया माइग्रेट करना पड़ेगा अगर आपका दोनों लिस्ट में नाम नहीं है तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसओपी। तो एसओपी कैसे बनेगी, तो एसओपी के लिए हम चलते हैं एक नेक्स्ट फॉर्मेट पे जो आपका डीजीटी ने भेजा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये है आपकी एसओपी की फाइल है, फॉर्मेट है, और इस पीडीएफ में सब कुछ बताया कि कैसे आपको अपलोड करना अपना प्रोफाइल, कैसे माइग्रेट करना, हर चीज़ इसमें बताई गई है। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली चीज़ें बता दूं मैं, तो ये इस्टेब्लिशमेंट का काम है, ये आप मत कीजिएगा कुछ, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट का काम है तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा इस्टेब्लिशमेंट का एक्टिविटी है, तो इसमें आपको ध्यान नहीं देना। मेन आपको ध्यान देना अपना वाला में, ठीक है। तो एक्टिविटी परफॉर्म बाय कैंडिडेट्स, इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको IBM पोर्टल पर लॉगिन करना है। फिर उसका देखना है कि आपका जो प्रोफाइल है अपडेट है कि नहीं है, क्योंकि आपको उसके लिए 100% अपडेट होना चाहिए। 100% अपडेट का मतलब यह है कि आपका जो आधार वेरिफिकेशन है ना वो मस्ट है। आधार वेरिफिकेशन करना ही करना पड़ेगा। अगर आधार वेरिफिकेशन नहीं है तो आप कहीं भी दोबारा से अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं होगा। अब क्या करना है आपको, आपने ये देखा होगा कि आप पुराने से नए वाले पे जब आ रहे हो तो यहाँ पर आपका पूरा ब्लैंक दिखा रहा होगा, जीरो कॉन्ट्रैक्ट। या तो कुछ लोगों का कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा होगा ऑटोमेटिकली और कुछ लोगों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखा रहा था। पर जिनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखा रहा है उनको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से साइन इन करके दोबारा से अपने एस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई करना पड़ेगा। जहाँ जिस कंपनी में आपने अप्रेंटिस किया उस कंपनी में दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद दोबारा से वो कॉन्ट्रैक्ट आपको भेजेंगे, फिर आप साइन करेंगे। वही प्रोसेस है, ऑलरेडी मैंने इसको वीडियो बनाया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा वो CN से शुरू होगा और एक TMP से शुरू होता है, TMP से। तो इसका मतलब होता है टेम्पररी, ठीक है। तो TMP क्या होगा, जो टेम्पररी होगा, तो इसमें जो होगा ये आपका 14 दिन तक वैलिड रहता है, ये परमानेंट नहीं होता है। CN का मतलब, अगर CN आ गया तो CN का मतलब होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होगा परमानेंट हो गया, ठीक है। तो CN आना चाहिए। TMP वालों को वैलिड नहीं माना जाता है। तो अगर TMP तभी तक रहता है जब तक आप साइन नहीं करते। जब साइन कर ले तो TMP में तो CN में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा होगा टेम्पररी और परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद आपको क्या करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, ये करना तो आपको नहीं है, करना तो आपके एस्टेब्लिशमेंट को है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। जिनका भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, जब पुराने पोर्टल से नए पोर्टल में अपलोड होता है तो आप देखते होंगे आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है चेंज हो जाता है, पुराना और नया वाला, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, SOP बनानी है। ये कौन बनाएगा, आपका एस्टेब्लिशमेंट बनाएगा। अगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं बना रहा है तो आप अपने एस्टेब्लिशमेंट के पास जाइए, उन्हें समझाइए कि कैसा बनाना है। अगर फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो ये वीडियो भेज दिया जाएगा उनको, बोलिए कि सर ये वीडियो देख लीजिए, और फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपका विप्रो पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। दूसरा, जो नए वाले पोर्टल पे और पुराने पोर्टल पे जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर होता है, देखो CR यहाँ पे विप्रो पोर्टल पे और IBM पोर्टल पे दोनों का कॉन्ट्रैक्ट लेटर लिखना है। उसके बाद क्या करना, पुराना वाला पोर्टल पे आपका जो ज्वाइनिंग डेट था वो, और जो नए वाले पे ज्वाइनिंग डेट है ये,
ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्चुअल लिखा है और TED लिखा है। तो ये चीज़ें जो 4 चीज़ें मैंने बताई गई हैं, जो पुराना कॉन्टैक्ट नंबर, नया कॉन्टैक्ट नंबर, पुराना डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नया डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और पुराना डेट ऑफ ज्वाइनिंग का एंडिंग डेट, और नए वाले में एंडिंग डेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, इस सब की एक लिस्ट बनेगी। तो ये लिस्ट बनेगी कैसे? ये लिस्ट बनेगी आपकी एक्सेल शीट में, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल होता है, एक्सेल शीट में ये सारा एक फॉर्मेट बनेगा। ये फॉर्मेट है, देख लीजिए, फॉर्मेट अपने एस्टेब्लिशमेंट को भेज दीजिए और उन्हें बता दीजिए। ये एस्टेब्लिशमेंट में अगर आप फॉर्मेट भेज देते हैं तो फॉर्मेट बनाएंगे किसमें? एक्सेल शीट में बनाएंगे, और ये डेटा भरेंगे। भरने के बाद आपको क्या करना है? DGT को भेजना है। अब DGT को भेजने के लिए इन्होंने 2-3 ईमेल आईडी दी गई है, जहाँ पर भेजेंगे, या फिर अपने जो नियरेस्ट आपका जो स्टेट का जो DGT ऑफिस होता है, हेडक्वार्टर, वहाँ पर आपको भेजना है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा 2 ईमेल आईडी दी गई है, अजय भगत जी का और आपका ईश्वर सिंह का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनको मेल कर देना है आपका फॉर्मेट बना के। देखिए स्टूडेंट नहीं करेंगे, सबसे पहले आपको बता दूं, आपके जो भी अप्रेंटिस स्टूडेंट है वो नहीं करेंगे। आपको करना किसको पड़ेगा? आपके एस्टेब्लिशमेंट को करना पड़ेगा। अपने एस्टेब्लिशमेंट से करवाइए और उनको बोलिए कि मेल करें, ठीक है। जिनका भी कुछ भी एरर आता है तो एस्टेब्लिशमेंट ही ठीक करेगा, आप ठीक नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, बच्चे जो बोल रहे थे, एक और कॉमन डाउट था, अभी मुझे याद आया कि जो आपका ईमेल आईडी है, जब पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पे ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या लिखा आ रहा है कि नॉट फाउंड, यूज़र नॉट फाउंड। अगर यूज़र नॉट फाउंड आ रहा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। कोई बात नहीं, उसी ईमेल आईडी से दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको दोबारा से तो नया प्रोसेस करना ही पड़ेगा और दोबारा से आपको SOP बना के भेजनी ही पड़ेगी। इसके लिए तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, या नया पुराना चेंज हो जाए या नया चेंज हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम होती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि SOP तो आपको बनाना ही पड़ेगा और SOP बना के भेजना ही पड़ेगा। बिना SOP के काम नहीं चलेगा। SOP जब बना के भेज देते हैं तो आपको दोबारा से एक मेल आता है जिसमें लिखा आता है कि DGT की तरफ से मेल आता है। उसमें लिखा ये होता है कि आपका जो कॉन्टैक्ट है अप्रूव कर दिया गया है और जो आपका जो डेट है वो सारे का सारा चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे SOP कैसे काम करता है और SOP कैसे बनता है और कौन बनाता है। तो इससे रिलेटेड फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक, वहाँ पर जुड़ जाइए टेलीग्राम पे, और वहाँ पे जाके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। अगर अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक दिया गया, वहाँ से आप जाके स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। आशा करता हूँ अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड जो भी आपके मन में अंदर डाउट था वो सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ बच गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या बच गया है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।